सबके लिए नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी व्याकरण का उच्चारण स्थान। इसको हम समझने से पहले हम जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर का कोई न कोई अंग उसमें काम करता है। जैसे हम लिखना काम करेंगे तो हमारे शरीर का जो हाथ है उसको हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। हम चलेंगे, रनिंग करेंगे तो पैरों को प्रयत्न करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर मुख के जो स्थान हैं उनको उच्चारण करने में प्रयत्न करना पड़ता है। अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं मुख के अंदर जो स्थान हैं उनका क्या क्या नाम है। जैसे हम सबसे पहले वर्ण बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है कंठ में। उसके बाद में कंठ से ऊपर का जो हिस्सा कहलाता है वो कहलाता है मूर्धा। इसके बाद में मूर्धा से दांत से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है दांत, तालु। दांत तो सबको पता ही है और होठ सबको पता है। तो जब हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो इन स्थानों से हो करके ये वर्ण आता है। जीभ हमारी जो है इन स्थानों से टकराती है। जैसे हम बोलेंगे का बोलने पर जो हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा हमारी कंठ से हमारी टकराती है। जैसे बोलोगे ता बोलो दांत से ऊपर वाले हिस्से को जीभ हमारी टकराती है तो उसका हो जाएगा दंतीय वाला, तालु हो जाएगा। जैसे बोलोगे ता से हमारी दांत से हमारी जीभ टकराएगी तो ता को हम बोलेंगे दंतीय। उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत हो जाएगा। जैसे बोलो पा बोलने पर होठ आपस में मिलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा पा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वर्ण को बोलने पर मुख के जिस स्थान को प्रयत्न करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं उच्चारण स्थान। तो इन उच्चारण स्थान को हम इस सूत्र के माध्यम से हम जान लेते हैं। केवल और केवल हमको ये 5 सूत्र याद करने हैं। इनके द्वारा कोई भी एग्जाम हो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सूत्र है कौन कौन से। तो सबसे बोलेंगे इसको अकुह विसर्जनीय कंठा। तो हम 2 भागों में बांट लीजिए। जैसे अकुह विसर्जनीय कंठा, अकुह विसर्जनीय कंठा। ये कंठ के द्वारा जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। पहले हम सूत्रों को पढ़ लेते हैं। अकुह विसर्जनीय कंठा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इचुय्य सानाम तालु। इसको भी 2 भागों में, इचुय्य सानाम तालु। इसके बाद उपू पद्मानीय ओष्ठ, उपू पद्मानीय ओष्ठ। इसके बाद में ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। इसके बाद में लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। तो हमारे ये 5 सूत्र हैं। जो हमारे मुख के अंदर जो स्थान है वो 5 हैं। कौन कौन से? कंठ हो गया हमारा, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। अब हम जान लेते हैं सूत्र के माध्यम से कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए सबसे पहले तो सूत्र में इसमें जो अकुह विसर्जनीय कंठा ये सूत्र है हमारा कंठ का। तो इसमें आ है, आ से हम पहचान जाएंगे कि आ के अंतर्गत छोटा आ और बड़ा आ दोनों आ जाएंगे। आ का मतलब हो गया दोनों आ, छोटा आ और बड़ा आ। और कु का मतलब क्या है? कु का मतलब है वर्ग, क वर्ग। हिंदी व्याकरण में जो हमारी वर्णमाला है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 5। आपको पता होगी 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देख लेते हैं। देखो इस सूत्र में कु का मतलब क वर्ग, इस वर्ग में, इस सूत्र में चू का मतलब च वर्ग, इसमें पू प वर्ग, टू ट वर्ग और तू त वर्ग। प्रत्येक सूत्र में एक एक वर्ग है। तो इसमें देख लेंगे कु का मतलब क्या है? क वर्ग। ध्यान रखना है, कु का मतलब क्या है? क वर्ग। क वर्ग हमारे 5 आते हैं, क ख ग घ ङ। तो देखिएगा क ख ग घ और ङ। अब हमारा होगा कु हो गया। कु के बाद में आया हमारा ह भी आ जाएगा इसी में। इसके बाद में आ जाएगा हमारा विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब विसर्ग। तो हमारा आ जाएगा ये विसर्ग। तो केवल हमको यही ध्यान देना है अकुह विसर्जनीय कंठा। कंठ के स्थान से जिन जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो सारे के सारे वर्ण हमारे ये हैं। आ हो गया, बड़ा आ हो गया, क वर्ग पूरा हो गया, हा हो गया और विसर्ग हो गया। इनकी संख्या देख लीजिए कितने हो गए? 2 और 5 कितने हो गए? 7, 7 और 2 9। इनकी संख्या हो गई हमारी 9। केवल 9 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है और कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता हो। केवल और केवल हमको यही याद रखना है अकुह विसर्जनीय कंठा।
इसके बाद हम देख लेते हैं इचुई या शानम तालु। जैसे हमने इसकी व्याख्या की थी ऐसे ही हमारे इसकी करेंगे हम। ई का मतलब आप समझ गए होंगे, ई का मतलब होगा छोटी ई और बड़ी ई। तो देख लीजिए ई छोटी और बड़ी। और चू का मतलब चवर्ग। चू का मतलब क्या होगा? चवर्ग। चवर्ग में क्या क्या आ गया? च, छ, ज, झ और या। इसके बाद में आया य आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा ये वाला सकार। ध्यान रखना है, ये वाला सकार जो आ जाएगा, ठीक है। जो तालु से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, वो सारे के सारे हमारे इस सूत्र में आ गए। ई का मतलब दोनों ई आ गई। चू का मतलब चावर पांचों आ गए, च, छ, ज, या। और या आ गया हमारा, सा आ गया। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। गिन लीजिए, 2 2 और 5 कितने हो गए? 7 7 और 2 9। तो इनकी भी संख्या क्या होगी? 9। तो तालु के द्वारा जिन जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो हमारे ये हैं। इनके अलावा और कोई वर्ण ऐसा नहीं है जिसका उच्चारण स्थान तालु हो। तो केवल और केवल हमको यही सूत्र याद रखना है, इचुई अशानाम तालु। अगला देख लीजिए, उपुपधमानीय ओष्ठ। उपुपधमानीय ओष्ठ, ऊ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब पू से हो गया हमारा पवर्ग। पवर्ग में क्या कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। प, फ, ब, भ और म। इसके बाद में होता है उपधमानीय। उपधमानीय का यहाँ कोई यूज नहीं है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। आपको केवल ऊ और पू, यानी कि ऊ, दोनों ऊ आ जाएंगे और पवर्ग पूरा। तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा हमारा ओष्ठ। तो इसमें कितने वर्ण आ गए? 2 ये हो गए, 5 ये हो गए। केवल हमें 7 का ध्यान रखना है, उपधमानीय को इसमें छोड़ देना है आपको। उपधमानीय हिंदी में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाद में हम आपको बता देंगे उपधमानीय होता क्या है। तो दोनों ऊ हो गए और पवर्ग हो गए। इन वर्णों का जो उच्चारण है वो ओष्ठ के द्वारा किया जाता है। बोल के भी हम देख सकते हैं, जैसे प बोलेंगे, पा से हमारा जो होठ हैं वो आपस में मिलेंगे, फ, बा, भा, भा, है ना। तो सारे के सारे वर्ण जो होंगे उनका हो गया ओष्ठ। इसके बाद हम दूसरा सूत्र देखेंगे, ऋटोर शाना मूर्धा। री से मतलब री आ जाएगी। छोटी री का प्रयोग होता है, बड़ी री का हमारे यहाँ होता नहीं है हिंदी में, केवल इसी री का हम प्रयोग करते हैं, री। टू से आ जाएगा हमारा टवर्ग। टू से ट, ठ, ड, ढ और अणा। इसके बाद में आ जाएगा र। इसके बाद में आ गया हमारा र। इसके बाद में आ गया हमारा सा। ये वाला सा ध्यान रखना है, ये वाला सा। तो मूर्धा के द्वारा जिन जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो हमारे ये हैं, री और पूरा टवर्ग और र और सा। केवल इन्हीं वर्णों का उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है। तो हम केवल इस सूत्र को याद कर लेंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो गए? 1 1 और 5 कितने हो गए? 6 6 और 1 7। केवल 7 वर्णों का उच्चारण केवल मूर्धा के द्वारा किया जाता है। तो मूर्धा वाले जो है इसके हम सूत्र हम आसानी से हम याद कर लेंगे, तो हमारा गलत नहीं होगा। इसके बाद हम देख लीजिए, लितुल सानाम दंतः। जो दंत के द्वारा जिन जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो सारे के सारे वर्ण इसमें आ जाएंगे। तो देख लीजिए, लिरी का हो जाएगा। लिरी का हम प्रयोग नहीं करते हैं, लिरी का हम स्वर के रूप में हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है, और ये सूत्र भी किसके हैं? संस्कृत के हैं। और जो हमारी हिंदी भी आई है वो कहाँ से आई है? संस्कृत से। संस्कृत जो हिंदी की जो जननी कही जाती है वो संस्कृत को कही जाती है ना। तो जो सूत्र है हमारे, तो लिरी का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में किया जाता है, ठीक है ना। फिर भी हम लिख देते हैं, ये होगा लिरी। ये संस्कृत में आपके काम में आ जाएगा। और पूछता है, स्वर में पूछता है तो लिरी। इसके बाद में तू का मतलब होगा तवर्ग। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध और न। इसके बाद में आया हमारा ल। ध्यान रखना, ल। इसके बाद में आया हमारा ये वाला सा। तो जो दंत के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, अर्थात दांत से हमारे जिन वर्णों को बोलने पर जीभ हमारी दांत से यहाँ टकराती है तो उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत।
या ता बोलेंगे, ता बोलने पर हमारी जीभ जो दांत से टकरा रही है, था बोलेंगे, दा बोलेंगे, धा बोलने पर बोलकर आप देखिए तो जीभ हमारी कहाँ से टकराती है, दांत से, तो इनका उच्चारण भी क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। दंत तो हमने लिख ही दिया है। तो हमारे जो हो गए 5 सूत्र। कुछ वर्ण और बचे हैं जो हम आपको बताएंगे। पहले तो इन सूत्रों को एक बार और रिवाइज कर लीजिए बोल करके। ये 5 सूत्र हमें हमेशा याद होने चाहिए। अगर ये सूत्र हमें याद है तो ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल ये 5 सूत्र आप याद कर लेंगे तो ये सारा का सारा आप अपने आप में कर लेंगे। तो दोबारा से बोल लीजिए, हमारे साथ बोलिए, अकुह विसर्जनीय कंठा, अकुह विसर्जनीय कंठा। इसके बाद में इचुय सानाम तालु, इचुय सानाम तालु। इसके बाद में उपपद्मानीय ओष्ठ, उपपद्मानीय ओष्ठ। इसके बाद में ऋतुर शानाम मूर्धा, ऋतुर शानाम मूर्धा। इसके बाद में लृतुल सानाम दंतः, लृतुल सानाम दंतः। तो जो कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा, ओष्ठ के द्वारा, मूर्धा के द्वारा और दंत के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो सारे के सारे हमारे 5 सूत्र में आ गए हैं। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से किया जाता है, जैसे कंठ तालु से, कंठ ओष्ठ से, दंत ओष्ठ से। तो उनको हम अलग से जान लेते हैं। और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, और जो वर्ण बचे हैं उनको हम देख लेते हैं। अगर हम सूत्र के माध्यम से देखेंगे तो थोड़ा आपको टफ रहेगा। बिना सूत्र के माध्यम से अब जो वर्ण रह गए हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए और आई। बता देते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ तालु। ध्यान रखना है, अगर आपसे ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो आपको कंठ तालु ही बताना है। आई का पूछता है फिर भी इसका क्या है उच्चारण स्थान, कंठ तालु। अब देखते हैं इसका उच्चारण 2 स्थानों से किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि ये हमारे कैसे स्वर हैं, संधि स्वर हैं, संधि होकर के हुए। अब हमें देखना है इन जो स्वर हैं हमारे वो किन किन स्वरों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे ए को, तो आ प्लस ई, सॉरी आ प्लस ई मिलकर के क्या बनी है हमारी ए। आ प्लस ई मिलकर के क्या बना है हमारा ए, गुण हो गया इसका। इसका नाम क्या होगा गुण और इसका नाम क्या होगा वृद्धि, है ना। तो जब गुण होगा तो आ प्लस ई हम करेंगे, संधि में हम आपको पढ़ाएंगे। आ प्लस ई होकर के क्या बना हमारा ए। तो हम पहले बता चुके थे आ का उच्चारण स्थान क्या था, आपको अकुह विसर्जनीय कंठा में बता चुके थे। आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। आ का क्या है, कंठ। और ई का क्या है, तालु। ई का क्या है, तालु। तो इसलिए ए और आई दोनों का क्या हो गया, कंठ तालु। आई हमारी कैसे बनी, आ प्लस ए। ध्यान रखना, आ प्लस ए। तो इसका हो गया हमारा कंठ और इसका हो गया कंठ तालु। तो दोनों कॉमन हो गया, इसका हमारा हो गया कंठ और इसका हमारा हो गया कंठ तालु। ठीक है, तो दोनों हो गए, कंठ हो गए और तालु हो गए। तो हम बोल सकते हैं इसको कंठ तालु, हमें ध्यान रखना है। तो चाहे आ और ई मिलकर के ए बना तो इसका हो गया कंठ तालु। आ प्लस ए मिलकर के भी बना तो इसका भी क्या होगा, कंठ तालु। ठीक है ना, दोनों का क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। तो ये हमारी पहचान में आ गया कि ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो हो गया हमारा कंठ तालु। इसके बाद में और देख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं। और इसके बाद में आया हमारा ओ और औ। ध्यान रखना है, ओ और औ, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ। क्या है, कंठ और ओष्ठ। तो दोनों को मिला देंगे। अगर ये कंठ ओष्ठ अलग नहीं मिलता है तो आप मिला करके भी लिख सकते हैं। क्या कर देंगे, कंठ 2 मात्रा लगा दो, कंठोष्ठ। ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं, कंठोष्ठ या कंठ ओष्ठ। अलग अलग बोलेंगे तो कंठ ओष्ठ और संधि करके बोलेंगे तो कंठोष्ठ। ध्यान रखना है। तो इसका उच्चारण स्थान ओ का पूछे या औ का पूछे तो हमें बताना है आपको कंठोष्ठ या कंठोष्ठ। अब देख लीजिए, ये भी हमारे कैसे स्वर हैं, संधि स्वर है। ये भी 2 स्वरों से मिलकर के बने, है ना। तो इसलिए हम इनको और इनको संधि स्वर कहते हैं। अब पूछे आपसे कि संधि स्वर कितने हैं, तो 4, ए आई ओ औ। हमने बता दिया 2 का, तो हमने बता दिया किस किस स्वर से संधि हुई है इनकी। और वैसे हम इनका भी बताते हैं आपको।
तो ओ हमारा कैसे बना है, आ प्लस ऊ मिलकर के क्या बन गया, ओ। ध्यान रखना, आ प्लस ऊ होकर के क्या हो गया हमारा, ओ। ठीक है, तो आ का जो उच्चारण स्थान है हमारा वो क्या है, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सूत्र में, ओष्ठ। ठीक है ना, आ का कंठ और ऊ का ओष्ठ, दोनों को जब हम मिला देंगे, आ प्लस ऊ जहाँ पर मिलेगा तो वहाँ हो जाता है गुण, और गुण होता है, ऊ का गुण जो हो जाता है वो हो जाता है ओ। तो जहाँ पर ओ हो या औ हो, औ भी अब हम तोड़ेंगे, औ का हमारा जो मिलेगा आ प्लस ओ। ठीक है, तो आ का होगा हमारा कंठ, ध्यान रखना है, और औ का क्या होगा, ओ का क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। ध्यान रखना है, कंठ और ओष्ठ। तो यहाँ 2 बार कंठ आ रहा है, तो हम जब वर्ण का उच्चारण करेंगे तो एक ही साथ आ जाएगा ना इसका, तो इसका भी कंठ ओष्ठ हो जाएगा, इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ध्यान रखना है, तो ये जब हमारा आ प्लस ऊ होगा तो इसकी हो जाएगी वृद्धि और इसका हो जाएगा गुण। ध्यान रखना है, तो इसका जो उच्चारण स्थान रहेगा वो कंठ ओष्ठ रहेगा, इसका भी हमारा कंठ ओष्ठ रहेगा। तो इसलिए अगर आपसे पूछे ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। ध्यान रखना है आपको, इसको भी। एक आया हमारा वा, ध्यान रखना, वा, बा नहीं, पावरक का बा नहीं, वा। ठीक है, इसका हमें विशेष ध्यान देना है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा था, इसको पूछा जाता है, हम कन्फ्यूजन ना हो। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है हमारा, दंत ओष्ठ, या हम इसको बोल सकते हैं दंतोष्ठ। ध्यान रखना है, ये कुछ नहीं है, यहाँ संधि हो गई है, आ के बाद में ओ आया, तो अभी हमने बताया था बड़ा ओ हो जाता है तो वृद्धि हो जाती है, तो ये होगी हमारी वृद्धि, दंतोष्ठ। ठीक है ना, तो बा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, दंतोष्ठ। अब बा हम एक चीज़ देख लिए, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, और एग्जामिनर भी उसी को पूछता है यहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो। देखिएगा, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, लेकिन इसका उच्चारण स्थान है आपका ओष्ठ। ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं लेना है, हमें आसानी से पहचान हो जानी चाहिए कि ये वाला जो बा है इसको हम बोलेंगे दंतोष्ठ और इसको बोलेंगे ओष्ठ। एक चीज़ और, जो हम 3 सकार में आपको बताए थे, स, श और ये वाला श। ठीक है, इसका हमने दंती बताया था, इसका मूर्धा बताया था और इसका तालव्य। इसका नाम भी इसी के आधार पर है। इस सा को हम बोलेंगे दंतीय सकार, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, दंतीय सकार। इसको बोलते हैं मूर्धन्य सकार, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, मूर्धा से। ध्यान रखना है। इसको बोलेंगे तालव्य सकार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले सकार को हम क्या बोलेंगे, बोलते हैं दंतीय सकार, इस वाले सकार को मूर्धन्य सकार और इस वाले सकार को तालव्य सकार। ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, जो हमने वर्ग बताए थे आपको 5 बार बताए थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। उसमें जो वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, जैसे हम देख लेते हैं वर्ग का जो का, खा, गा, घा, एक तो ये वाला ना, चवर्ग का चा, छा, जा, जा, या 5वां, टवर्ग का टा, टा, डा, ढा, हणा, तवर्ग का ता, था, धा, ना, पावर का पा, फा, बा, भा, मा। तो 5 आ गए। एक तो कवर्ग का है तो इसका उच्चारण का कंठ भी रहेगा, और इसका हमने बताया आपको इचुई शानम तालु में तालु रहेगा, इसका मूर्धा रहेगा, इसका दंत रहेगा और इसका ओष्ठ रहेगा। लेकिन इन 5 का उच्चारण स्थान एक और रहता है, वो रहता है नासिका। क्या रहता है, नासिका। ठीक है, और इन वर्णों को हम नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नासिक के वर्ण कौन से हैं, तो आपको सीधे बता देना है वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसको हम बोलते हैं नासिक के वर्ण। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या होता है, नासिक के। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि नासिक के वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्यय वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो होता है नासिक के। तो इसके जो 2 उच्चारण हो गए, एक तो हमने सूत्र में बताए थे आपको, और एक हमारा ये हो गया। ठीक है ना। चलिए, आज का जो टॉपिक था वो हमने आसानी से पढ़ लिया है, और आशा करते हैं आपके भी अच्छे से समझ में
आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को और देख लें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पुलिस हो, एसआई हो, जीडी हो, है ना। जहाँ पर हिंदी व्याकरण लगी हुई है वहाँ से वर्णमाला से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और उसमें से भी उच्चारण स्थान तो उसमें से पूछा ही जाता है, कोई भी वर्ण ले लिया जाता है। जैसे का पूछ लेगा, का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको सूत्र आपको ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा आ जाएगा। का किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है। और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ऐसा पूछा जा का उच्चारण स्थान क्या है, किस वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है। तो सीधे आप पहचानो इचु स्थानम तालु, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। ठीक है, ये होगा सूत्र के माध्यम से। चाहो तो आप इसमें देख सकते हैं, बोल करके भी देख सकते हैं। जैसे हमने बोला बा बोलेंगे तो हमारी जो होठ हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। जैसे बोलेंगे ता से हमारी जीभ दांत से टकरा रही है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान दंत है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप पहचान सकते हैं, लेकिन सूत्र आप अगर 5 सूत्र आप याद कर लोगे तो जीवन भर उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो बस आज का टॉपिक हमारा इतना ही। अगला टॉपिक हम वर्णमाला के बारे में आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया हो, कोई भी जो है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।